This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भवनवासरः मार्गशीर्षकृष्णचतुर्दशी दिनांक 12 जानेवारी 2021 चरकसूत्रस्नानाध्याय 28 शुक्रगत विकार शंखं चक्रं गलौकान् गदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छन्ति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शुक्रस्य दोषात् क्लैब्यम् अहर्षणं रोगी वा क्लीबमल्पायुर्विरूपं वा प्रजायते न चास्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं सदारं बाधते। तर्हि शुक्रस्य दोषात् के रोगाः भवन्ति कानि लक्षणानि भवन्ति तर्हि शुक्रस्थानस्थितैः दोषैः तावत् क्लैब्यम् अहर्षणं क्लैब्यं प्रथमतः उक्तम् इति अहर्षणम् अहर्षणमपि क्लैब्ये समाविष्टं भवति क्लैब्यं तावत् व्यापकं किन्तु अहर्षणं तात्कालिकं भवति इति वक्तुम् उच्यते रोगी वा क्लीबमल्पायुः विरूपं वा प्रजायते तस्य यदपत्यं भवेत् तत् रोगी वा क्लीबम् अल्पायुः विरूपं वा प्रजायते तर्हि शुक्रं यदि दुष्टं स्यात् तर्हि अपत्ये एते विकाराः भवन्ति न चास्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवत्य गर्भः एव न भवति अथवा तस्य पातः वा प्रस्रवः वा भविष्यति इति शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं सदारं बाधते अनेन प्रकारेण दुष्टं शुक्रं सापत्यं सदारं नरं बाधते नरं तु बाधते एव किन्तु अपत्यहितसहितं पत्नीसहितं नरं बाधते तो शुक्र के दोष के कारण क्लैब्य अहर्षण अहर्षणं च सत्यपि ध्वज अनुच्छायः क्लैब्यम् अहर्षणं च सत्यपि ध्वजोत्थाने मैथुनाशक्ति मैंने सोचा था कि अहर्षण यानी कि उसमें उत्थान नहीं होना और क्लैब्य ये दीर्घकाल वाली परंपरा है बिल्कुल ही नपुंसकत्व इस प्रकार का है तो इच्छा भी नहीं होती और शक्ति तो नहीं होती है इस प्रकार से ये भी एक हिंदी मूवी बनी थी अमोल पालेकर करके अनाहत करके इसमें वो राजा इस प्रकार का नपुंसक और उसको कोई इच्छा भी नहीं इस प्रकार का दिखाया गया था ये वो क्लैब्य इस प्रकार का है और प्रासंगिक अभी हर्षण नहीं हो रहा तो अहर्षण होगा ये
मेरा मंतव्य। और अपत्य निर्माण होता है नचा से जायते गर्भः, होता ही नहीं है। अगर होता है तो भी उसका गर्भस्राव या गर्भपात होता है। 3 महीने तक गर्भस्राव कहलाया जाता है, उसके आगे गर्भपात बताया जाता है। और ऐसे भी हालत में अगर गर्भावस्था पूरी हो गई तो भी रोगी क्लीब अल्पायु विरूप इस प्रकार का गर्भ निर्माण होता है। तो दुष्ट हुआ शुक्र सापत्यम सदारम, अपने अपत्य को भी बाधा निर्माण करता है, खुद को भी बाधा निर्माण करता है, और सदारम पत्नी को भी बाधा निर्माण करता है, पत्नी से खुद को बाधा निर्माण करता है, इस प्रकार से। तो ये समझ लेना काफी जरूरी है। अब सदारम बाधक नरम, इसका संबंध हम एसटीडी से ले सकते हैं। जो HIV या फिरंग उपदंश, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, या फिलहाल की कंडीशंस में हेपेटाइटिस बी वगैरह इस प्रकार के जो भी है, वो पति पत्नी में ट्रांसफर हो सकते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता रहता है। तो सदारम का मतलब यहाँ इस प्रकार से ले सकते हैं, और खास करके इन्फेक्शियस डिसीजेस इस प्रकार से ट्रांसमिट हो सकते हैं, और अपत्य में भी आते रहते हैं। अब ये जो जीन्स के बारे में बात की जाती है, अभी कैंसर के बारे में सोचा जाए तो ये जो म्यूटेशन हुआ हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, चाहे गायों में हो या फिर फसल में इस प्रकार का हो, और उसको निर्बीज बना दिया म्यूटेट करते समय, क्योंकि सीड कंपनीज को हर बरस सीड्स बेचने हैं इस प्रकार से। तो उसके जरिए हमारे शरीर में भी म्यूटेशंस इस प्रकार के हो गए, और ऑन्कोजीन्स सभी में मौजूद है। पूरे विश्व भर में सभी में ऑन्कोजीन्स मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है कि एक जीवन में 3 बार एक्सीडेंट होते हैं ऑन्कोजीन्स के साथ, यानी कि कैंसर निर्माण होने की संभावना होती है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर या बाकी चीजें अनुकूल हो तो कैंसर बढ़ते हो जाता है, और अगर वो प्रतिकूल हो तो हमारी प्रतिकार क्षमता उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, और फिर कैंसर सेल्स का आगे चलता नहीं है, कैंसर नहीं होता उस अवस्था में। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार ये एक्सीडेंट होता है, कभी भी अगर ये व्यक्त हो जाएगा तो कैंसर के रूप में दिखलाई देगा इस प्रकार से। तो इसमें 2 फैक्टर्स माने जाते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर और एक एनवायरमेंटल फैक्टर। हाँ, अभी जेनेटिक फैक्टर हमारे हाथ में वैसे नहीं है, सिर्फ हम आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में ये जेनेटिक फैक्टर कम हो, इसलिए हमें नैसर्गिक आहार लेना चाहिए और पंचकर्म से शरीर शुद्धि करवानी। अगर पंचकर्म से शरीर शुद्धि करवा के कंसेप्शन करेंगे तो इसकी तीव्रता कम होगी, ऑन्कोजीन्स या किसी दूसरे प्रकार के जीन्स की तीव्रता कम होगी। और फिर भी हमें नियमित रूप से नैसर्गिक अन्न खाना है, हाइब्रिडाइज खाना ही नहीं है इस प्रकार से। अब ये काफी मुश्किल है। अब ये ऑर्गेनिक जो मिलता है उसमें सीड्स देसी ही है ऐसा नहीं है, केवल सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग जो है उसमें देसी सीड्स का प्रयोग होता रहता है। बाकी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसमें सीड्स देसी नहीं है, सीड्स हाइब्रिडाइज्ड है, पर केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं होता। तो नॉर्मल खाना खाने के बजाय ये बेहतर है कि कम से कम ऑर्गेनिक तो खाओ। और उससे भी बेहतर है
की नैसर्गिक ही खाव, इस प्रकार से रसामुळे येणारे क्लैब्य आणि शुक्रामुळे येणारे क्लैब्य याच्यामध्ये फर्क असेल. शुक्र से उत्पन्न होने वाला जो क्लैब्य है वो ज्यादा कष्टदायक इस प्रकार का है, तो रस से उत्पन्न होने वाला तात्कालिक इस प्रकार का रहेगा और वो थोड़ा इजीली हैंडल होना चाहिए. लेकिन षंडी योनि बताई गई है, षंडी स्याद अनुपक्रम इस प्रकार की बताई गई है. तो अस्तनी नृद्वेषिणी च, स्तन का निर्माण ही नहीं होता है और नृद्वेष ये लक्षण होता है. तो उसमें ये समझ लेना जरूरी है कि ये शुक्र उसी समय दुष्ट हो गया कंसेप्शन के समय इस प्रकार से, और दुष्ट शुक्र के कारण दुष्टार्थ से कारण ये हो रही है. स्त्रियांमध्ये क्लैब्य व आहार अहर्षणम सा अर्थ कसा घ्यावा, वही रहता है. इच्छा नहीं होती या द्वेष उत्पन्न होता है, या भी जैसे षंडी योनि मैंने जैसे बताई इस प्रकार से, और इच्छा नहीं है या हर्ष नहीं है, ये एक अलग चीज इसमें रहेगी. अभी जब IUI IVF करते हैं तो बहुत सारा टेंशन बन जाता है, मानसिक तनाव बन जाता है. वास्तव में व्यवहार का मुख्य कार्य या उपस्थ का मुख्य कार्य आनंद निर्माण करना, इस प्रकार का वो आनंद नहीं रहता इस प्रकार की अवस्था में. तो अपत्यों पर क्या परिणाम होता होगा या भी स्टडी नहीं हुआ है इसके बारे में, लेकिन करना जरूरी पड़ेगा. स्त्रियों में शुक्र दूषित हुआ तो यही लक्षण होंगे या और भी अधिक कोई लक्षण होंगे? बीज की दृष्टि से देखा जाए तो यही लक्षण होंगे. क्लैब्य अहर्षण रोगी क्लीब अल्पायु विरूप इस प्रकार का और गर्भस्राव पाप. अब जबकि हैबिचुअल अबॉर्टस आते रहते हैं और दूसरे महीने में खासकर गर्भस्राव होता रहता है, और एक दो इस प्रकार से अबॉर्शंस होने के बाद बहुत सारा टेंशन बढ़ जाता है, और फिर उस अवस्था में टेंशन के जरिए फिर से अबॉर्शंस होते रहते हैं. तो काउंसलिंग और दवाइयां दोनों का प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहता है. अब ऐसे हालात में पद्धति प्रसरवत्यपि ये शुक्र के बारे में भी बताया गया है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. पूरी ट्रीटमेंट जो दी जाती है वो केवल उस औरत को दी जाती है. इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीमेन एग्जामिनेशन की गई है और वो नॉर्मल है अगर, तो उसके आगे कुछ करना ही नहीं है. शुक्र की दृष्टि रियली हमारे हिसाब में है या नहीं ये देखा ही नहीं जाता. एक बार सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है तो ठीक है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलना इस प्रकार से. लेकिन मैं जिक्र करता रहता हूँ कि वंध्यत्व के लिए जो आते हैं वो दोनों की ट्रीटमेंट करनी है, दोनों को पंचकर्म करवाने हैं, ऐसा सुझाव देता हूँ. बहुत थोड़े लोग पुरुषों में पंचकर्म वगैरह करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं, परहेज करते हैं. लेकिन पंचकर्म के लिए समय नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें बताते रहते हैं. तो ये वास्तव में गलत है. अगर आपत्ति दोनों का है तो दोनों की शुद्धि होनी जरूरी है, और खास करके हैबिचुअल अबॉर्टर्स में कंसीव इजीली होते रहते हैं, और कंसीव होने के बाद अबॉर्शन अगर होते रहते हैं इस प्रकार से, तो उसमें ये देखना जरूरी है कि शुक्र की दृष्टि है या नहीं. अब शुक्र का परीक्षण अपने तरीके से करना ये भी एक अहम मुद्दा है जो नहीं किया जाता. सिर्फ मैंने एक वैभव मेहता देखा कि जो शुक्र का परीक्षण अपने आप करता है.
लेकिन हाँ, फिजिकली बघतो, बाकी काही नाही. उसका गंध, उसका विस्कोसिटी वगैरे वगैरे जो आहे. हर्षणे स्त्रियांमध्ये शुक्रदृष्टीशी संबंधित व गर्भपद्धती प्रसरते आहे. स्त्री आर्तव दृष्टीशी संबंधित असे मानावे का? ये एक अलग चीज है. जो शुक्र सामान्य रूप से धातु बताया गया है वो स्त्रियों में होता है या नहीं होता है, ये एक अहम चीज रहेगी. सुश्रुताचार्य ने जो वर्णन किया है कि दो स्त्रियों का अगर मैथुन होता है तो अनस्थि गर्भ निर्माण होता है, ऐसा उस प्रकार का वर्णन. उसमें स्त्री बीज ही सिर्फ रहेंगे, पुरुष बीज रहेंगे ही नहीं, तो पुरुष विशिष्ट जो अस्थि भाव है वो नहीं आता, ऐसा उनका कहना है. अगर बीज के हिसाब से देखा जाए तो आर्तव ही होना जरूरी है. वैसे प्रीणनं जीवनं लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म सुतम. इसमें गर्भोत्पाद ये श्रेष्ठ कर्म शुक्र का बताया गया. लेकिन ये पूरी जिंदगी में पुराने जमाने में 8-9 बार 10 बार, अभी के जमाने में 1-2 बार इतनी होता है. तो बाकी शुक्र का कार्य क्या होता है, ये एक अहम मुद्दा रहे. तो कोलटकर सर का कहना था कि पुनरुत्पादन ये शुक्र का कार्य है, धातु के पुनरुत्पादन में शुक्र काम करता रहता है, ये एक अहम चीज है. If you want to examine Shukra, how to ask the patient to bring it? Should it be fresh or 5-6 hours late will also? It should be fresh. जैसे वहां पे बताते हैं कि आधा घंटे के अंदर शुक्र पहुंच जाना चाहिए, या लैब में हस्तमैथुन करके शुक्र निकाला जाता है. तो वही तरीका हमारे लिए भी होगा. हाँ. और जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा. लेकिन देखते जाएंगे तो हमारी नजर तैयार होगी और दृष्टि किस प्रकार की है ये हम समझ पाएंगे. वैसे भी मूत्र भेद प्रभेद, मूत्र वर्ण प्रभेद न भेदों में है शुक्ल थे. नेह में मूत्र परीक्षा करना बहुत आवश्यक है. हम कोई भी नहीं कर रहे हैं मूत्र परीक्षा इस प्रकार. मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था लेकिन फिर भी ज्यादा हुआ नहीं है. अभी हम एलोपैथी के ब्लड रिपोर्ट्स या ज्यादा से ज्यादा यूरिन रिपोर्ट्स पर ही निर्भर रहते हैं, वो अलग चीज है. हा अनस्ति गर्भ किती दिवस महिने गर्भाशयात वाढू शकतो. अभी तो अगर गर्भ नहीं है तो तुरंत अबॉर्शन करवा देते हैं, एमटीपी या फिर डीएनसी, इस प्रकार से. पहले जमाने में जब ये गुल्म बढ़ता था और वो गुल्म है ज्ञान होने के बावजूद मासे व्यतीते नवमे चिकित्सा, 9 महीने पूर्ण होने के बाद ही उसकी चिकित्सा करनी है और उसका स्राव करवाना है, ऐसी हमारी पद्धति थी. अभी जब ये पता लग जाता है कि कार्डियक एक्टिविटी नहीं है या फिर फॉर्मेशन अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, तुरंत एमटीपी की सलाह दी जाती है और डीएनसी भी की जाती है, इस प्रकार से. तो अभी मालूम नहीं अनस्ती गर्भ कितने दिन रहता है नहीं रहता है, उसका तो आगे कुछ होगा नहीं. वो गर्भ कहलाने के लायक वास्तव में नहीं है. बघितली. गोळाच होता तो असा, पण त्याला तसा लांबट गोळा होता. आणि अशी त्याची डिलिव्हरी झालेली, एकच बघितली. एक डिलीवरी देखी है पोदार में इस प्रकार की 9 महीने के बाद. लेकिन ये काफी पुरानी चीज होगी. अभी तो सोनोग्राफी और बाकी सब चीजों से पता लगता है. हो ना, म्हणजे मग खूप आहेत त्याच्यामध्ये. आता तर सोनोग्राफीला अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किए होंगे और उसको भी पता नहीं चला होगा गर्भिणी को,
तो शायद ये बात हो सकती है, लेकिन अभी तो पीएचसी और सभी में ये होता रहता है, परीक्षा होती रहती है, और फिर अगर गर्भ है ही नहीं तो तुरंत उसके लिए चिकित्सा की जाती है। तो अभी ये देखना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब अलग था। शुक्र और शोणिता इन दोनों का संयोग होना जरूरी इस प्रकार का है। और ये शोणित यानी कि आर्तव है, स्त्री बीज है यहाँ पे, तो वो होगा तो भी गर्भधारणा इस प्रकार की होगी। और जब ये शुक्र के दोष के बारे में कह रहे हैं तो जैसे पुरुष बीज के बारे में सोच रहे हैं उसी प्रकार स्त्री बीज के बारे में सोचना है। एक दूसरी चीज ऐसी होती है कि शुक्र का निर्माण होना लेकिन बीज निर्माण नहीं होना, ओलिगोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया इस प्रकार का, या फिर ओवम के बारे में प्रॉब्लम्स निर्माण होना इस प्रकार का, और या गर्भाशय आकार लोड़ा गोड़ा इसके इसी प्रकार का था। तो शुक्र इन जनरल एज ए धातु ये हो सकता है कि ये धातु स्वरूप में रहेगा और बाकी धातुओं की पुष्टि करे। चाहे प्रहर्षण ये जो चीज है वो भी हो सकती है। अजोस्पर्मिया के मरीज में इंटरकोर्स पॉसिबल होता है लेकिन बीज कुछ भी न होने के कारण फलधारणा होने की संभावना नहीं। और अनओवेलेबिलिटी साइकिल्स है तो भी इंटरकोर्स पॉसिबल है लेकिन गर्भधारणा नहीं, या बीज बढ़ा नहीं, फूटा नहीं, वगैरह वगैरह इस प्रकार का हुआ वो, तो भी गर्भधारणा नहीं होंगी इस प्रकार से। अभी पीसीओडी वगैरह के में वगैरह रोगों में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अगर ओम बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता है तो खूब ही बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है, रप्चर होता ही नहीं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर उसका सिस बन जाता है और ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है फिर आगे चल। लेकिन इससे जुड़े मानस भाव और इससे जुड़े शरीरोत्पाद, ये दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे आसपास एक केस हुई थी ऐसे, 16वें बरस तक प्रजोदर्शन नहीं हुआ, फिर सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि रूडिमेंट्री यूटेरस है। तो एक में दूसरे वैद्य की ट्रीटमेंट चल रही थी लेकिन उसमें कुछ भी हो नहीं रहा था, तो मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि आप कोशिश करके देखते हैं, पंचकर्म करवाते हैं पहले। पंचकर्म के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह ली गई। उन्होंने बताया कि हम प्लास्टिक सर्जरी करके पाउच निर्माण करेंगे ताकि इंटरकोर्स पॉसिबल हो जाए। और वैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट थी और इच्छा भी थी विवाह की, लेकिन विवाह के लिए वहां जगह ही नहीं थी। तो ये प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई। और फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दी और एक अजूसपुरी में आने वाली व्यक्ति मिली जिसको भी विवाह की इच्छा थी लेकिन स्पर्म काउंट्स कुछ भी नहीं थे, 0 स्पर्म्स थे। दोनों की शादी हो गई और फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया आगे चल। तो ये फिर भी अच्छा उदाहरण है। मेडिकली हम क्या कर सकते हैं ये अलग चीज रहेगी, लेकिन उस कंडीशन में क्या मार्ग हो सकते हैं ये तो मेरे ध्यान में नहीं आया था कि प्लास्टिक सर्जरी करके इंटरकोर्स के लिए जगह जगह बना दी जाए। ये मेरे ध्यान में तो नहीं आया था, वो गायनेकोलॉजिस्ट ने सुझाव इस प्रकार का दिया। In some men, it is found that they can masturbate but no urge for intercourse. Why so? बताना मुश्किल है, मैंने सुना नहीं था अभी इस प्रकार से।
विदेशों में खास करके बड़ी प्रॉब्लम है, और वो वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार है। मैंने बताया था लैट रिलेशन करके होता है, लिविंग अपार्ट टुगेदर। तो दोनों अलग अलग रहते हैं दोनों अलग अलग अपनी उपजीविका दिखाते हैं। करियर उनका जो है वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और सिर्फ सेक्स के लिए एक जगह मिलते हैं, अगर इसके घर या उसके घर, इस प्रकार से। और इस प्रकार की लैट रिलेशनशिप दोनों अनेक लोगों के साथ रख सकते हैं, अनेक व्यक्तियों के साथ रख सकते हैं। अब मेरे एक जर्मन छात्र ने बताया कि उनको सेक्स का समाधान नहीं मिलता, और उसका कारण क्या है, थोड़ा अजीब है कि एक्स के साथ संबंध करते हुए पहला कोई सेक्स दूसरे किसी के साथ जो किया है उसकी याद आती रहती है, और समाधान नहीं मिलता इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की चीज है। और वो वहां के विदेशों के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ये है। अब भारत में ये सब आ गया है। भारत में फिर भी बहुत सारी शादियां अरेंज मैरिज होती है, और लव मैरिजेस ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, ये भी देखा गया है। अरेंज मैरिजेस ज्यादा सक्सेसफुल इस प्रकार की होती है। तो शायद अप्रणीत संकल्प, ये जो बात बताई गई है, ये नहीं होगी तो रियल वैवाह नहीं पॉसिबल होगा। मैस्टरबेट करना थोड़ा सा उससे आसान इस प्रकार का होगा। दोनों की इच्छा अपेक्षा हो तो शायद ये हो सकेगा, या प्रणीत संकल्प इस प्रकार का होगा तो होगा। अब एलोपैथी में ये सीधा सभी हर्षण वगैरह जो मुद्दा है वो केवल साइकोलॉजिकल बताए, वो भी गलत है। और हमारे हिसाब में वाजीकरण द्रव्य है, और उनके परिणामों से ये इस प्रकार का हर्षण हो जाता है, ये काफी दवाइयों के बारे में है। ये त्र्यंबक शास्त्री की एक कहानी है। एक कोई नाड़ी परीक्षा उनकी अच्छी थी, तो कोई एक युवा उनके सामने आकर बैठा और चैलेंज दिया कि मुझे क्या है, ये बताओ, नाड़ी देख के बताओ। बाकी सब मरीज आसपास में बैठे थे, उसका नंबर अभी आया नहीं था, फिर भी ये जबरदस्ती से उनको कह रहा था। तो वो क्रुद्ध हो गए। तो फिर उन्होंने बताया तुम्हें नाड़ी देखने की भी जरूरत नहीं, तुम नपुंसक हो। सभी के सामने बता दिया। ये बताने के बाद वो बोला ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अभी दवा दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, 5,000 रुपये मेरे सामने रख, फिर मैं दवा देता हूँ। उस जमाने में, जबकि ये 100 बरस पुरानी बात है, उस जमाने में उन्होंने 5,000 रुपये मांगे उससे। वो बड़ा अमीर था, उसने 5,000 रुपये लाके लाके सामने रख दिए उनके। तो उन्होंने दवा दे दी। फिर दूसरे दिन आकर उसने पांव पकड़े कि मैं जानता नहीं था आयुर्वेद में इतना सामर्थ्य है, इस प्रकार से। तो उन्होंने बताया ये कल का चमत्कार था, ये इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें नियमित रूप से ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो तुम रेगुलर ट्रीटमेंट ले लो तो ठीक हो जाओगे, इस प्रकार से। तो ये कम से कम मैंने उदाहरण सुना है कि इस प्रकार के क्लैब्य में एक कुड़ी से इतना फर्क पड़ सकता है, इस प्रकार से। और शुक्र जनन गण है हमारे यहाँ, इस प्रकार। तो हमारे हिसाब में अजस्पर्मिया के केसेस भी ट्रीट होने चाहिए वास्तव में। ये काफी लंबा प्रोसेस चलता रहता है।
वैभव मेहता का कहना था कि इस बारे में अगर ऑलिगोस्पर्मिया ट्रीट कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने तक रिपोर्ट्स ही नहीं करवाना, 3 महीने के बाद में ही रिपोर्ट करवाना, तब तक रिपोर्ट ही नहीं करवाना। और ये मानस भावों पर भी बहुत ज्यादा निर्भर है, अगर दौर्मनस्य रहेगा तो ये रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ा सा। तो इसी सभी के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होता है। और नारीणाम रसज्ञत्व, ये एक कारण बताया गया है कि अगर स्त्री अरसज्ञ इस प्रकार की है तो भी विवाह ठीक ढंग से नहीं होता है। तो ये भी एक शायद कारण इस प्रकार का होता है कि दोनों का ट्यूनिंग अच्छा हो तभी ये पॉसिबल है। मेरे पास एक ऐसी स्त्री आई थी, 10 बरस हुए थे शादी को, फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा था, कई बार IUI कर चुकी थी। तो मैंने जब पूछा कि 10 बरस हुए हैं, विवाह का प्रमाण कितना है, तो पता चला कि पूरे 10 बरस में 30 बार ज्यादा से ज्यादा विवाह होगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही कम है। इतनी कम विवाह के साथ अपेक्षा रखना ही मूर्खता है, ये हो जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगा इस प्रकार से। कारण क्या है? तो उसने बोला कि वो फोटोग्राफर है, पति जो है वो, और उसका आउटडोर शूटिंग बहुत सारे रहते हैं, फिर रात को देरी से 12-1 बजे आ जाता है, मुझे उस समय स्फूर्ति नहीं रहती, और सुबह भी वो जल्दी नहीं उठता है, तो सुबह भी नहीं रहती, तो इस प्रकार से व्यवहार टल जाता है। तो मैंने कहा कि कम से कम तुम्हारे ओव्यूलेशन के समय तुम साथ में हो किसी न किसी तरीके से, ये देखो। और बगैर कुछ किए वो कंसेप्ट कंसीव हो गई, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुई इस प्रकार से, और 1-2 महीने में कंसीव हो गई। तो ये देखना जरूरी है इस प्रकार से। और आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट होना जरूरी है वास्तव में। अभी लीना मोवाड़ीकर और उनका पति, और एक कोई दूसरा है, ये शशांक सामक वगैरह के बारे में मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, वो एलोपैथी के है। लीना मोवाड़ीकर और उनके पति, लीना मोवाड़ीकर शायद MBBS है, उनके पति भी MS है। जीवन मोवाड़ीकर, ये सेक्सोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस करते हैं, और उनके अनुभव कुछ अलग ही है। इतनी सारी गलत सहमियां लेकर लोग आते रहते हैं कि हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है। एक ने कहा कि सागर किनारे पर, समुद्र किनारे पर विवाह हुआ, और फिर उसका कहना था कि उसमें वालू अंदर चली गई है इंद्रिय में, और ये उसका मानसिक तनाव था। तो वो मान ही नहीं रहा था ऐसा नहीं होगा वगैरह। तो उसने कहा ठीक है, आप पेल्विक एक्सरे करो। तो पेल्विक एक्सरे में अगर रहती है तो वो एक्सरे में आ जाएगी, तो एक्सरे में कुछ दिखा नहीं, तो वो संतुष्ट हो गया कि ठीक है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब उदाहरण है। हम इसके कभी बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। और ज्यादातर उदाहरण दोनों तरीके से क्लैब्य होना मानसिक कारणों से, ये ज्यादा इस प्रकार के हैं। अगर आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट अच्छा बनता है, जो पूरी हिस्ट्री लेके धातु पोषण क्रम में कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है ये देख के, या शुक्र के बारे में डायरेक्ट कुछ गड़बड़ हुई है ये देख के, फिर उसकी भली भांति चिकित्सा करे। और हमारे यहाँ बहुत सारे द्रव्य है, प्राणीज भी है, वनस्पति भी है, खनिज भी है, जो शुक्र बढ़ावा देने वाले वगैरह, या और हर्षण के लिए उपयुक्त इस प्रकार के हैं।
और धातु परंपरा के बारे में बहस इस प्रकार की है। खाने पीने के बारे में बहस काफी है। तो इसको हम भली भांति ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकेंगे ऐसा है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में चर्चा ज्यादातर होती नहीं है। अभी ये जो 40 नंतरचं काम जीवन, ये शशांक सामंत के रेगुलर प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मैंने देखे नहीं है। एक्चुअली एक बार देखना जरूरी है इस प्रकार से होता है कार्यक्रम। और उसी के आधार पर हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर कुछ प्रचार प्रसार करें तो ये बड़ी समस्या है वास्तव में इस प्रकार से। मुझे अभी ध्यान में आया कि मेरी एक ऑडियो सीरीज भी इसके बारे में हो सकती है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, इसमें ये भी एक विषय हो सकता है। और उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या पूरक इस प्रकार के अंग है, उन सभी के बारे में सोचना है। अभी आईटी सेक्टर में ये बहुत ही बड़ी समस्या है। दोनों करियर ओरिएंटेड इस प्रकार के रहते हैं, दोनों को समय नहीं मिलता और उसमें डिवोर्स का प्रमाण बहुत ज्यादा है। तो ये स्पेस नहीं देते एक दूसरे को, ऐसा अभी साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। कि दोनों काम में व्यस्त रहते हैं, खाने पीने का कुछ पता नहीं रहता है, लाइफस्टाइल में कुछ पता नहीं रहता है, और जो एक समाधान होने की चीज है वो समाधान ही नहीं रहता। पैसा खूब कमाते हैं लेकिन समाधान नहीं है। तो इस अवस्था में मैंने कई दफा ये सुझाव दिया था। एक कपल आया था, इनफर्टिलिटी के लिए आए थे, आईयूआई आईवीएफ भी कर चुके थे। और उसकी उम्र 33 या 34 हो गई थी लड़की की, और पति है उसका 36-37 इस प्रकार का था। तो मैंने सवाल पूछा कि तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत रियली है या नहीं है, उस औरत को पूछा। तो थोड़ा चौंक गए। तो मैंने कहा कि ऐसा है, अगर तुम्हारी ये प्रायोरिटी है, कंसीव होना अभी ये प्रायोरिटी है, तो तुम्हारे इस लाइफस्टाइल में ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके ऊपर जोर देना जरूरी है, पंचकर्म करवाना, आनंद में रहना इस प्रकार से, और फिर कंसेप्शन के लिए प्रयत्न करते रहना, ये बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। तो ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी जो किताब है गुंतवणूक आरोग्य की, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, उसमें इसके बारे में मैंने जिक्र किया है कि बेसिक नीड्स और क्रिएटेड नीड्स, इसमें लोग फर्क नहीं करते हैं। अन्न वस्त्र निवारा ये बेसिक नीड्स है, इतना ही मानते हैं। आरोग्य ये बेसिक नीड है, कोई जानता नहीं। और आरोग्य के लिए विठ्ठल प्रिय यांचे निरामय मुझे पुस्तकात त्याविषयी माहिती उपयुक्त है। मैंने भी ये सुना है लेकिन मैंने भी देखा नहीं है। तो देखना पड़ेगा, जो भी लोगों ने इस प्रकार के बारे में काम किए हैं उनके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। ये जीवन मोहाड़ीकर भट्ट सर के यहाँ आते थे, वैद्य भट्ट के यहाँ। मैं बात कर रहा हूँ 75 साल की, 1975। और उस समय उनकी उम्र शायद 55 होगी। तो उस हिसाब से 85, 95, 2005, 2015, 40 बरस हो गए हैं। तो मालूम भी नहीं वो है या नहीं है वगैरह इस प्रकार से। तो मैं बात कर रहा था तो उस लड़की की, ज्यादातर ऐसा होता है कि क्रिएटेड नीड्स, इसमें हम ज्यादा जिक्र करते रहते हैं। अन्न वस्त्र निवारा ये बेसिक नीड्स है, और उनको भली भांति करना है, वो तो जरूरत है, वो तो उसके लिए प्रयास करने ही है। लेकिन आरोग्य भी उससे बेहतर, उससे बड़ी बेसिक नीड है, और उसके लिए प्रयास करना जरूरी है, जो नहीं होते हैं।
ये एक आम चीज इस प्रकार की नहीं। और लोगों की स्थिति कैसी रहती है, जैसे ही पैसा मिलने लगता है तो पहले सोचते हैं घर के बारे में, कि जिस प्रकार का घर अभी उनका है उससे बेहतर बड़ा इस प्रकार का अच्छे लोकेलिटी में घर हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये काफी मुश्किल होता है क्योंकि जो आमदनी होती है उस हिसाब से, हाँ, वो घर ले पाना आसान नहीं होता इस प्रकार से। तो फिर कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे करेंगे, तो डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों को ही अर्निंग करना है, दोनों को करियर करना ही है, तभी इंस्टॉलमेंट्स हम पे कर सकेंगे, जो भी कर्जा उठाएंगे उसके बारे में। और इस प्रकार में एक बार घुस गए तो फिर आगे इश्यूज के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है, कि अगर नौकरी छोड़नी है या पार्ट टाइम जॉब करना है, हाँ, तो बोलते हैं, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमारे हफ्ते इतने हैं कि अगर एक की नौकरी चली गई या एक ने पार्ट टाइम जॉब ले लिया तो आगे पॉसिबल ही नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये स्थिति रहेगी तो हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। हमारा समाधान किसमें है, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और फिर उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, कुछ त्यागना पड़े तो भी ठीक है। संयोग से जब मैंने ये कपल से बात की तो उसने कहा कि ठीक है, ये इस्तीफा दे सकती है, घर में रह सकती है, गृहिणी हो सकती है, मेरा जो अर्निंग है उसके ऊपर हम घर आराम से चला सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वास्तव में हम इस प्रकार की डॉक्टर की खोज में थे कि जो ये सलाह हमें दे, हम सलाह नहीं, हम इस बारे में सोच नहीं रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा अभी सोचने लगा था कि ये जरूरी है क्या नहीं है इस प्रकार के। लेकिन जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम गए तो उन्होंने कहा 2 बार हुआ है, फिर और 3-4 बार करेंगे आईवीएफ, आईवीएफ ही करते करते रहेंगे बस, बाकी कुछ नहीं करना है इस प्रकार से। तो किसी ने भी ये सुझाव नहीं दिया कि तुम स्पेस नहीं देते हो एक दूसरे के लिए, तो समय देना जरूरी है, ये पैसों से बात नहीं होगी इस प्रकार से। तो अगर कम से कम जो पत्नी है वो जॉब छोड़ देगी या कम से कम पार्ट टाइम जॉब ले लेगी तो समय मिलेगा, समय मिलेगा तो पंचकर्म वगैरह सब कराएंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं कई दफा सुझाव देता हूँ कि ओव्यूलेशन के समय पिकनिक के लिए जाओ या दूसरा हनीमून के लिए जाओ, दूसरे तीसरे हनीमून के लिए। रम्यावनांता कुलीनानि शैलाः वगैरह, ये जो वातावरण के बारे में बताया गया है, वाचीकरण के बारे में, तो ये निश्चित रूप से काम करता है। हाँ, तुम्हारी मनस्थिति भी उस प्रकार की हो, तुम अपने, हाँ, कार्यों में जो व्यापृत रहते हो उस कार्य से अलग इस प्रकार के हो गए हो, तो चांसेस बढ़ते हैं कंसीव होने के। लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता। हाँ, सब एलोपैथी के जैसे सोचते रहते हैं कि हाँ, उत्तर बस्ती करेंगे, ये दवाइयां देंगे, वो दवाइयां देंगे, पंचकर्म करवाएंगे वगैरह वगैरह। आयुर्वेद के लोग भी इस दृष्टि से देखते ही नहीं है कि इसमें जो मानसिक तनाव है, इसमें जो उसके लिए अनुकूलता होनी चाहिए, या अनुकूलता नहीं होती है। कई दफा ऐसा भी होता है कि ये मानसिक तनाव बढ़ जाता है, बहुत सारा कंसेप्शन नहीं होता, अडॉप्ट कर लेते हैं, और अडॉप्शन के बाद तनाव कम हो गया तो नेचुरल कंसेप्शन भी हो जाता है, ये भी उदाहरण देखेंगे। तो मतलब ये है कि इसमें एलोपैथी मानसिक मानती है लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ नहीं करती। ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं किए जाते।
और अगर एडॉप्शन का निर्णय लेना है तो वो भी जल्दी लेना है। 40-44 उम्र के बाद अगर एडॉप्शन का निर्णय ले लेंगे तो ये काफी मुश्किल होगा। तो 35 में कम से कम 35-36 में एडॉप्शन का निर्णय अगर लेना है तो लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उससे आगे अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मानसिक स्तर पर भी प्रयास किए हुए हैं और फिर भी नहीं हुआ है कंसेप्शन, या पत्रिका के जन्म पत्रिका के अनुसार चांसेस ही नहीं है कंसेप्शन होने के वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो शायद एडॉप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि निर्मित गरज और स्वाभाविक गरज, नैसर्गिक गरज या बेसिक नीड्स एंड क्रिएटेड नीड्स, इसके बारे में अगर हमें पता ही नहीं चलता, इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल इस प्रकार की हो। अब ये मेरी नई किताब वसा आरोग्याचा इस नाम से आने वाली है। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग किया गया है, सिर्फ ये कुछ बातें जो पहले किताब से लेनी है वो ऑडियो रिकॉर्डेड नहीं है। और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का अंग्रेजी भी हुआ है वास्तव में, ऑडियो फाइल्स और उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इस प्रकार का, तो उसको अंग्रेजी में पब्लिश करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, और वे वैसे इंटरनेशनली जाना चाहिए, या जैसे मैंने अभी बताया इसके ऊपर एक ऑडियो सीरीज अगर शुरू करते हैं तो उसके बारे में सोचना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। आहार, शयन, ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ है, और ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण उपस्तंभ है, तो उसको टाल भी नहीं सकते हैं, और उसके बारे में दुर्लक्ष्य करना भी अच्छा नहीं है। तो इन सभी के बारे में अगर सोचकर इनफर्टिलिटी की चिकित्सा की जाती तो शायद सक्सेस रेट हमारा बढ़ेगा इस प्रकार से। और वो जो अजोस्पर्मिया वगैरह इस प्रकार की जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, या पीसीओडी, और फिर ओवम रप्चर हो ही नहीं रहा वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में जो बातें हैं, उसके बारे में कैसे करेंगे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वैसे पूरी हिस्ट्री लेके कहाँ से शुरुआत करनी है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और बाकी धार्मिक वातावरण या संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, कितने पढ़े लिखे इस प्रकार के हैं वगैरह वगैरह, इस सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमने अभी लेबर रखे थे, हाँ, तो करीबन उम्र 25-27 होगी, 4 बच्चे थे उसके, और फैमिली प्लानिंग का वगैरह कुछ पता ही नहीं है। आमदनी कितनी है, कितने बच्चे हो रहे हैं, उसके बारे में वो बोले नहीं नहीं हमें कुछ करना ही नहीं है, बच्चे होते रहेंगे। उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, आमदनी के बारे में, या वो पैसे कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे उसके बारे में। तो ये दृश्य एक तरफ है, और दूसरी तरफ डिंक है, डबल इनकम नो किड्स। अभी मैंने उसके बारे में एक लेख हमारे गाडगिल परिवार का एक मासिक है उसमें पढ़ा था, और उसका विरोधी लेख है कभी लोकसभा में या किसी में आया था, उसकी सराहना करने वाला कि डिंक कैसा अच्छा है, और डिंक कैसे आपको समृद्धि दिलवाता है, डबल इनकम नो किड्स। तो ये काफी अजीब चीज है। और गृहस्थाश्रम में होकर अपत्य प्राप्ति न होना,
ये बहुत बड़ा दुख है, और इसीलिए तो इनफर्टिलिटी के लिए मरीज आते रहते हैं। अब जिन कपल्स में ये होना पॉसिबल है वो करना नहीं चाहते। मेरे पहचान में दो इस प्रकार के हैं, फैमिलीज है, कि मेरी उनके साथ काफी बहस हुई, और फिर उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम कंसेप्शन के लिए ट्राई करेंगे, कंसेप्शन हो गया, लड़का लड़की कुछ हो गया इस प्रकार से। लेकिन तब तक ये डिंक ही सोच रहे थे, डबल इनकम नो किड्स। मैंने कहा जब तक तुम अपत्यों का अनुभव नहीं लोगे तब तक अपत्य में सुख है ये तुम महसूस ही नहीं कर पाओ। शादी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि शादी करके भी मुसीबत है, न करके भी मुसीबत है। तो करके मुसीबत उठा लेना ज्यादा अच्छा है, ऐसा लोग सोचते हैं इसके बारे में। तो उसी प्रकार से अपत्यहीन जो व्यक्ति है उनका दुख अपत्यहीन व्यक्ति ही समझ सकता है, अपत्य वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो ये डिंक का जो जमाना है ये पूरा बेकार। हमारा जीवन का मकसद क्या है, हमारा सुख समाधान किसमें है, ये ढूंढ लेना, ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, उनके लिए अलग रहते हैं, दोनों फ्लैट लेकर रहते हैं, बड़ा फ्लैट रहता है, काम करने वाले लोग रहते हैं, फिर भी सुख और समाधान नहीं है, इंटरकोर्स का भी प्लेजर नहीं है। तो ये बातें क्यों हो रही है? हमारी सुख और समाधान की संकल्पना क्या है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और अगर हमें इस प्रकार का सुख और समाधान नहीं मिल रहा तो कारण क्या है, ये ढूंढकर कारण के ऊपर कुछ उपाय करना जरूरी रहेगा, और वो नहीं हो रहा वास्तव में। अभी एलोपैथी तो पूरी मैकेनिकल हो गई है इस सभी के बारे में। अन्य रोगों में जैसे मैकेनिकल इस प्रकार की हो गई है, किडनी फेलियर हो गया, डायलिसिस करो, किडनी ट्रांसप्लांट करो। इसी तरीके से शुगर हाई है, अभी इंसुलिन लेना है, ये गोलियां लेनी है, उसके नहीं हो रहा है, इंसुलिन लेना है, इंसुलिन का पंप बिठाओ। ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल कितना हो सके उतना मैकेनिकल ही करे। उसी प्रकार ये इनफर्टिलिटी के बारे में हो गया है कि सीमेंट बैंक से अगर अजोस्पर्मिया है, ठीक है सीमेंट बैंक का इस्तेमाल करो। अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा, आईयूआई करो, आईयूआई नहीं हुआ, आईवीएफ करो। ये सब मैकेनिकल मैकेनिकल बातें चल रही है। कहाँ मानस का विचार है, कहाँ सुख का विचार है, समाधान का विचार है। और उपस्थ का मुख्य कर्म अगर आनंद देना ये है, और आनंद नहीं मिल रहा है इससे, तो हम बड़ी भूल कर रहे हैं इसके बारे में। तो मेरा सुझाव है कि शुक्रम हि दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम, ये जो बात बताई गई है, हाँ, उसके ऊपर जिक्र करें, और फिर किस तरीके से हम अभी की समस्याओं के बारे में सुलझा सकेंगे, उस तरीके से हमें सोचना है। ये अहम चीज इस प्रकार की। इंद्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः उपघातोपतापाभ्यां योजयन्ति इंद्रियाणि। इंद्रियों में अगर दोष प्रकुपित इस प्रकार के हो जाते हैं तो उपघात और उपताप, उपघात विनाश और उपतापस्तु क्वचित वैकल्य, किंचित वैकल्य, ये इंद्रियों में हो जाता है, ऐसा बताया गया है। ये और भी एक अलग माहौल, इंद्रियगत विकृति और इंद्रिय अधिष्ठानगत विकृति। अभी मॉडर्न साइंस में जो प्रयास होते हैं वो इंद्रिय स्थानगत विकृति विकृति के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास होते रहते हैं। इंद्रिय की हानि कब होती है कैसे समझना, या इंद्रिय का नाश इस प्रकार का कब हो जाता है ये कैसे समझना, ये एक अलग चीज रहेगी, और उसके बारे में अलगता से इस प्रकार से सोचना पड़ेगा।
ठीक है, कल आज दोपहर अमावस्या शुरू होने वाली है। कल अमावस्या है तो कल ये व्याख्यान नहीं रहेगा। योग सूत्र दोपहर में पढ़ेंगे और परसों माधव निदान को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगले सोमवार को इसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी यहाँ पे उत्तर आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। जैसे इंद्रिय अधिष्ठान प्रकृति दोष, ये नहीं लगता मुझे। इंद्रिय अधिष्ठान में प्रकृति दोषों के बारे में जो चाणक्य तंत्र में ज्यादा बहस होगी, यहाँ इंद्रियों के ही बारे में सोचना है और इंद्रिय का उपघात होने पर कैसे करना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापार परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।